बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास अपनी तरफ से, न्यूज़ कैफ़े टीम की तरफ से और अब तक नेटवर्क की तरफ से आप सबको दिल की गहराई से ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुझे यकीन है कि आप सब खैरियत से हैं और ईद को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े जोश व खरोश से आप मना रहे होंगे। मेरे साथ आज इन ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए कुछ बड़े अज़ीज़ मेहमान मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ़ करवाऊँगा। सबसे पहले मैं जिस मेहमान का तारुफ़ करवाऊँगा, इनका ताल्लुक़ खाने पकाने से, डेफ़िनेटली खाने से भी है, उसके बगैर जो अच्छा पकाना जानता है वो अच्छा खाना भी जानता है, अच्छा खाना जानता है वही अच्छा पकाना जानता है। यस, तो हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ समीन, जिनसे आज हम बहुत बातें करने वाले हैं खाने के हवाले से, खाने पकाने के हवाले से और खाने खाने के हवाले से। शेफ़ समीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक और सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक आपको भी और तमाम लोगों को, देखने वालों को, सुनने वालों को। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। इतना अच्छा खाना बनाने वाले अपने आप को मतलब मोटे होने से कैसे बचा लेते हैं? अच्छा, खाना खाना और ओवर खाना खाना दो अलग अलग बातें हैं। हाँ। अच्छा खाना खाएं पर लिमिट में खाएं तो आप मोटे नहीं होंगे डेफिनेटली। लेकिन अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, वो बेतुका खा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप मोटे हो जाएंगे। तो इसलिए अच्छा खाने का मोटे होने से कोई मतलब है कि थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं, अच्छा खाएं, थोड़ा खाएं, बिल्कुल बिल्कुल सही। और आपने स्टार्टिंग में बोला कि जो अच्छा खाना खाता है वो अच्छा खाना पकाता है, तो मैं नहीं मानती इस चीज़ को। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा खाना खाते हैं पर उनको पकाना कुछ नहीं आता। पकाना नहीं आता, तो मतलब जो अच्छा पकाने वाला होता है उसको, मतलब जिसके टेस्ट बड्स ज़्यादा काम कर रहे होंगे, वो वही मेरा ख्याल अच्छा पका सकता है। हाँ, लेकिन आप अच्छा खाना खाते हैं? हाँ, अपनी तरफ से पका सकते हैं? हाँ, थोड़ा सा जवाब मिल गया। सही है। ओके जी, मेरे साथ जो दूसरी मेहमान हैं, इनका ताल्लुक भी ईद, वैसे तो पूरा साल इनसे वास्ता पड़ता रहता है, ख़वातीन का ख़ास तौर पे, और ईद के दिनों में ये बिल्कुल जो है वो कोई इस तरह का त्यौहार होता है तो ये इनके पास फुर्सत नहीं होती है। मुश्किल से ईद के दिनों में हमने इन्हें ज़रा इनसे दरख्वास्त की कि आप प्रोग्राम में आएँ, ज़रा हमारे दोस्तों को भी बताएं कि ये पहनावे जो हैं ये कितने अहम हैं और डिज़ाइनिंग वगैरह के बारे में तो हेल्प करें हमारी, और ज़रा ईद आप लोगों की कैसे होती है। मेरा ख्याल है असल में तो ईद इन्हीं लोगों की होती है, पूरा बिज़नेस जब दबा के हुआ होता है। हमारे साथ मौजूद हैं जी उरूज इफ्तिखार साहिबा, डिज़ाइनिंग से इनका ताल्लुक़ है और ये ख़ास तौर पे ख़वातीन के मलबूसात को डिज़ाइन करती हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। क्या हाल है फ़हीम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थकन से बुरा हाल है। फ़ोन साइलेंट करती है ना, किसी क्लाइंट का फ़ोन ना आ जाए कि नहीं वो साइलेंट पे। इससे कपड़े नहीं दिए स्पेशली उसके। मेरे साथ मेरे तीसरे मेहमान, मेरे अच्छे दोस्त, और इनसे मेरी अक्सर बातचीत रहती है दोस्ती के अलावा। वैसे भी ये वो साहब हैं कि इनसे बात करके मुझे वैसे ही बड़ा एक अच्छा फ़ील हो रहा होता है कि ये शायद जानबूझ के ऐसी बात कर रहा होता है कि इसने मुझे काम की वजह से फ़ोन किया हुआ है। साइकेट्रिस्ट हैं जनाब ये, और इनके पास आने से पता नहीं लोग क्यों घबराते हैं। आज इनसे ये भी बात करेंगे, ईद ये कैसे मनाते हैं इस बारे में बात होगी इनसे। हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर वजाहत, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, और ईद आपको भी मुबारक। कैसे हैं आप? बिल्कुल हमेशा की तरह। ईद वाले दिन तो नहीं कोई पेशेंट आए? नहीं, आज तो अभी तक कोई नहीं है, लेकिन होपफुली 3 बजे के बाद 1-2 कॉलें आ जाएंगी। अच्छा, तो आदत है हमारी कि बाज़ औक़ात खुशी के दिनों में भी लोग कोई गमज़दा बात बेचारे याद कर जाते हैं। हाँ, तो उनके लिए हम बैठे हुए होते हैं हेल्प करने के लिए। बिल्कुल सही। ऐसे नहीं कि मतलब आप हर वक्त पेशेंट्स के साथ रहने के बाद ईद के दिन भी दिल करता है कि यार आज कोई नहीं, मैं खुद ही चला जाऊँ कहीं किसी के पास। जाहिर सी बात है, इतना अगर कोई आए तो उसको फ्री में एडवाइस दे दी जाए। फ्री में तो एडवाइस बहुत देते हैं, और अब आदत सी हो गई है। होता ये कि हर जगह पे मुझे देख के मसले लोगों को याद आ जाते हैं। हाँ। अरे डॉक्टर यार नींद नहीं आ रही मुझे। मतलब याद आया था। हाँ जी, ये होता है, शक्ल देख के वो मसले उसको याद आ जाते हैं। हाँ। अब ये भी नहीं कह सकते कि नहीं यार अभी आप बात नहीं करें, बाद में बात, तो थोड़ा बहुत जो है ना फिल्म का ट्रेलर दे देते हैं। अच्छा, लेकिन अब आदत हो गई है। हाँ। और माशाल्लाह से मतलब अधूरा सा इलाज बताते हैं कि आखिर में बंदा क्लिनिक आ ही जाए। आ ही जाए। अब तुमने बात निकाली है तो फिर सुन लो। सही है जी। तो आप बताइए, आपकी
ईद कैसी गुजरती है? वैसे तो आपका ज़्यादा जो वक्त है मेरा ख्याल है वो किचन में ही गुजरता होगा, तो ईद के दिन में, ईद के जो दिन होते हैं इनमें क्या मसरूफियात रहती हैं? मेरा ख्याल है कि मेरी फील्ड ऐसी है इसलिए गुजरता है, लेकिन आई पर्सनली बिलीव के आई थिंक हर फैमिली में जो औरतें होती हैं वो बेचारी किचन की नज़र हुई हुई होती हैं, कोई ऐसे त्यौहार होते हैं तो, बट सम हाउ मैं तो बहुत बेचारा कह इंजॉय करती हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। हाँ। और क्योंकि वही बात है कि अच्छा खाना, खुद खाना और दूसरों को खिलाना, बहुत खुशी महसूस होती है इस चीज़ के अंदर। तो अगर आपकी ख्वाहिश भी है, आपकी चॉइस भी है, तो फिर बंदा इंजॉय करता है। मैं तो डेफिनेटली बहुत इंजॉय करती हूँ और मुझे लगता है कि हर कोई अपने घर वालों को, अपनों को खिला के खुश होता है। अब जाहिर सी बात है, कुर्बानी होती है, वो सब चीज़ें होती हैं, उसका गोश्त समेटना होता है, सब चीज़ें होती हैं, उसके बाद आना जाना सब कुछ। ईद पे तो एक नॉर्मल सी अपने दोस्त अहबाबों में, अपनी फैमिली में, खैर दोस्तों की तो बारी आती ही नहीं है, माशाल्लाह मेरी फैमिली इतनी बड़ी है और ये मौके ऐसे होते हैं कि आपको डेफिनेटली कभी जाए ना जाए पर ये जो हमारे त्यौहार हैं इसमें डेफिनेटली फैमिली को टाइम ज़रूर देना चाहिए। यस। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि ख़वातीन को हमने खुद देखा है घरों में, जब वो कोई ऐसा दिन होता है, ख़ास दिन, कोई खुशी का दिन, तो उसमें जब तैयार होती हैं, मेकअप वगैरह करती हैं और उसके बाद अगर किचन से किसी को चाय भी बनानी पड़ जाए ना, तो वो ऐसे देख रहे होते हैं कि अब किचन में जाएंगे हम इतना तैयार होकर। तो मैं तो जाती हूँ, आई एम यूज्ड टू ऑफ इट। अभी रिसेंटली मेरे घर में एक हाई टी हुई थी और आए थे गेस्ट आए थे, तो मेरी जो आई थी वो कहने लगी कि जो घर में जो काम नहीं कर रहे थे तो कहने लगी तुम तैयार नहीं हुई हुई और जो किचन में काम कर रही है वो फुल लाइनर वगैरह लगा के बैठी है ना, ये कॉन्सेप्ट है। सो मुझे तो मज़ा आता है तैयार होके काम, और मैं तो किचन में जाती ही नहीं हूँ तैयार हुए बगैर, नॉर्मल डेज में भी। तो आई थिंक थोड़ी सी हैबिट होनी चाहिए। आप किचन में ज़रूरी नहीं है मुंह बना के जाएं, अच्छे से फ्रेश होके जाएं, नहा धो के जाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त। रूज, आप बताइए, आप वैसे सबके लिए कपड़े डिज़ाइन करती हैं आप, क्या अपने लिए भी स्पेशली डिज़ाइन करती हैं कि नहीं? वैसे एक मेरा दोस्त है डिज़ाइनर, उसके पास जितनी कलेक्शन पड़ी होती है उसने सारी अपने साइज़ की बनाई हुई, अपने नाप की। अरे क्यों? क्योंकि वो उसे खुद पहनने में आसानी होती है। मैंने कहा ये तूने अपनी मतलब वार्डरोब जो बनाई हुई है आउटलेट की, ये तेरी अपनी ज़ाती वार्डरोब लगती है मुझे ये। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप अपने लिए एहतमाम के साथ डिज़ाइनिंग करती, कपड़े डिज़ाइन करती हैं? उनका मैं बताऊँ होता है क्या है, वो हम भी कभी कभी करते हैं इसके ऊपर कि जो हमारे कोई स्पेशल पीसेस होते हैं तो हम उसको पहले सैम्पलिंग करते हैं। तो सैम्पलिंग में पहले हम खुद ट्राई करके देखते हैं कि उसमें कोई कट की ज़रूरत है, कुछ है। समटाइम्स हम सिर्फ डमीज़ के ऊपर कर देते हैं, लेकिन समटाइम्स होता है तो इसलिए उनकी वार्डरोब ज़्यादा भरी हुई होगी क्योंकि उनके सैम्पल्स की पीसेज होंगे। सेकेंडली मेरे पास ऑप्शन मेरे लिए वाकई में नहीं होता, मेरा जो जोड़ा है वो चांद रात को ही बनना होता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में वर्कशॉप से जो आखिरी जोड़ा निकलता है वो मेरा होता है। अच्छा, तो मेरे पास बाकी टाइम नहीं होता, क्योंकि कस्टमर वापस नहीं ले गया तो चलो मैं पहन लूंगी। नहीं, कस्टमर तो नहीं, वो मेरे भी अलग डिज़ाइन हुआ वो होता है, वो अलग उसका एक स्टाइलिंग हुई हुई होती है, तो वो हम रखते हैं एंड में कि जब टाइम बचेगा तो बना लेंगे, अदरवाइज कुछ भी पहन लेंगे, कोई इशू नहीं है। जो पुराना भी लिखा होगा पहन लेंगे, क्योंकि फॉर क्लाइंट्स हमारे प्रेयर होते हैं तो हम उनको पहले उनकी सारी डिमांड्स पूरी करके फिर हम उनको सेटिस्फाई करते हैं। डॉक्टर वजाहत साहब, ये बताइए कि आप जब कस्टमर्स वगैरह से, सॉरी कस्टमर्स कह रहा हूँ, आपके पेशेंट्स ही होंगे मेरी जिंदगी में, और तो कोई बात करनी ही नहीं है तुमने। पेशेंट्स जी, ये जानबूझ के नहीं कहा, वैसे ही निकल गया है। जनाब पता है। हाँ, तो पेशेंट्स से जब आप मिलते हैं तो वो बेचारे सारे परेशान जो लोग होते हैं वो आते हैं, आके अपनी परेशानी को बताते हैं, आप उन्हें नफ्सियाती तौर पे उन्हें उनकी मदद करते हैं आप। तो वो एक एनर्जी जो है ना, वो जो उनकी सोच होती है, जो उनकी मनफी जो ख्यालात होते हैं जिनमें थोड़ी सी आप करेक्शन करते हैं, मगर वो उनके साथ बैठ के बात करके उनको आप काउंसलिंग करके डेफिनेटली कुछ ना कुछ पार्ट्स तो आपके ऊपर भी रह जाते होंगे उसके, उस एनर्जी के। तो वो कैसे अपने आप को आप फ्रेश करते हैं, कैसे वो सारा कुछ रिफ्रेश करते हैं अपने आप को? बड़ा दिल का सवाल तुमने मुझसे पूछा है। हाँ, क्योंकि अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा हूँ जिन्ना हॉस्पिटल से, वहाँ पे साइकेट्रिक वार्ड है, हमारे सीनियर्स हैं और डॉक्टर आफरीदी साहब हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। तो मैंने उनको देखा उस एज में, वो तेज़ चलते हैं, तेज़ आते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खुश रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा और उनकी जितनी भी चीज़ें उनको फॉलो किया, तो मुझे ओवरऑल एक चीज़ पता चली कि हमारा जो जिस्म है ना, वो हमारी जिस्म एक किस्म की बायोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, जिसमें खून का गर्दिश होना, खाना, नींद,
क्या जनाब जिम जा रहे हो नहीं जा रहे, क्या सोचते हो, ये सारी चीज़ें जो है ना ये हमारे जिस्मानी तौर पे रिएक्ट करती हैं। और अगर आपका ये सारी चीज़ों के ऊपर काबू है तो आपकी नफ्सियात ज़रा बेहतर होने लगती है, आप पॉजिटिव होते हैं, ईजी गो होते हैं। जब आपकी नफ्सियात स्ट्रांग होती है तो आप बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर टकराने नहीं देते। आप एक शीशे की दीवार खड़ी कर लेते हैं सामने में और अपने आप में, तो हम उस हमलों से बचते हैं जो रोज़ाना हमें होते हैं। तो एक डॉक्टर को, एक होस्ट को, और जो सर्विसेज देते हैं, जो शेफ हैं आजकल, जो डिज़ाइनर्स हैं, ये लोग भी तो सर्विसेज दे रहे हैं ना। ये कैमरामैन, उसकी बात करें, कैमरामैन नहीं, जो पब्लिक डीलिंग में है, अच्छा, जो पब्लिक डीलिंग में है, जिसने लोगों को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ये आपका जोड़ा है, कैसा है, ये करना है, उसको बहुत मेहनत करके अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि वो पेस्ट ऑफ ना हो, लोगों की वजह से रिएक्ट ना करे। तो वो नेगेटिव एनर्जी अगर कोई कस्टमर भी बुरा दे दे या कुछ और दे दे, तो हमें अपने ऊपर तैयारी करनी पड़ती है, जिसका की जो है वो है एक्सरसाइज। ओके, मेरी तो एक्सरसाइज है, पता नहीं आपकी क्या हो, मुझे नहीं पता। शायद आप मेरे दोस्तों के साथ कहने वाला बैठता था हूँ कि दोस्तों में बैठ के तुम्हें ऑक्सीजन मिलती है। मुझे बिल्कुल ऑक्सीजन मिलती है। इसी तरह ही मैं अगर पूरा दिन अगर 16 घंटे भी काम किया तो घर जाने से पहले आधा घंटा मुझे दोस्तों के पास लाजमी जाना होता है। हाँ जी, आप कुछ कंप्लीट कर रहे थे बस एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज से आपके जो है केमिकल्स हैं अच्छे वाले, हैप्पी सेल्स और हैप्पी केमिकल्स वो रहते हैं, फिर ये सारी एनर्जी इतनी टकराती नहीं है, और फिर टाइम के साथ मेच्योरिटी भी आ गई है। बाकी ये है कि इंशाल्लाह मुझसे पूछो कितनी मेच्योरिटी आ गई टाइम के साथ डॉक्टर वजाहत। अब कितनी मेच्योरिटी आ गई है तुम्हारी टाइम के साथ? वही तो मनो टनों के हिसाब से आ गई, टनों के हिसाब से आ गई है। ऐसी बात में फौरन ब्रेक लेता हूं। जिस सीट पे तुम बैठे हुए हो, ये सीट है भी बड़ी मेच्योरिटी की, और माशाल्लाह से तुम जिस तरह काम कर रहे हो, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा। नहीं, मैं आप अब्बास, आप बुजुर्ग हैं, आपकी राय को मैं बिल्कुल ऑनर करता हूँ। एक वक्फे का वक्त है जी, वक्फे से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से बात करेंगे रिश्तों की अहमियत के हवाले से, क्योंकि ये जितने भी दिन होते हैं इस तरह के ख़ास जो खुशी के दिन होते हैं, हम जो खुशी के त्यौहार होते हैं उसमें हम सबसे मिलना मिलाना और अपना वक्त जो है वो अपने अजीज़ व अक़ारब के साथ, अपने अहबाब के साथ हम गुजारने की कोशिश करते हैं। तो इनको ज़्यादा इस वक्त को ज़्यादा प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आज हम वाकई मिस करते हैं, और किस तरह हमें जो है ज़्यादा लोगों के साथ जो है वो राब्ते में रहना है, रिश्तों को सही मानों में निभाना कैसे, इस हवाले से हम बात करेंगे। सब कुछ होगा एक छोटे से वक्फे के बाद। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। आप दोस्तों को एक दफ़ा फिर से ईद उल अज़हा के दूसरे दिन की ख़ुसूसी नशरियात में खुश आमदीद कहते हैं हम। और आज स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर वजाहत, उरूज इफ्तिखार साहिबा, शेफ़ समीन मौजूद हैं, जिनसे हम वक्फे से पहले बात भी कर रहे थे। और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है हमारी एक और मेहमान ने, जो अक्सर औक़ात हमें सीरियल्स में नज़र आती हैं, और कभी अच्छी और कभी बुरी, मतलब बुरे किरदार निभाते हुए, एक नेगेटिव किरदार, कभी पॉजिटिव किरदार। यस, उसके अलावा ये बिजनेस वुमेन भी हैं, अपनी फ़िटनेस का काफ़ी ख्याल रखती हैं। हमारे साथ हैं समन आबिद साहिब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे गुजारती हैं ईद? ईद जैसे ही जिस तरह ईद का लफ्ज़ जवाब देता है खुशियों का, और जब छोटी थी मुझे अच्छी तरह याद है कि साल में 2 बार ईद आती थी, और मुझे पता था क्या पता बड़े हो गए हर महीने भी आ सकती है। जिस तरह मैं अपने पेरेंट्स से डिमांड करती थी कि मुझे ईद पे ये वाले सूट चाहिए, ये चाहिए। अब जब से अपने माशाल्लाह बच्चे हो गए हैं तो वही चीज़ रिवर्स साइकिल बच्चे डिमांड कर रहे हैं। हाँ, आप भी शौहर से डिमांड तो करती होंगी? इसी को कहते हैं मकफाते अमल। खेड़े अमल, मकफाते अमल। बच्चा अम्मी पापा को तंग करती होंगी ना, ये अब बच्चे इनको कर रहे हैं। डेफिनेटली। ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें फैमिली मिलकर बैठती है, पूरी फैमिली मिक्स होती है। हमारे यहाँ क्या होता है कि ईद में स्पेशली, वैसे तो कोई आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, कोई आउट ऑफ सिटी रहते हैं, लेकिन ईद में सब जमा होते हैं। पहले दिन मतलब मेरे जो इन लॉज हैं उनकी तरफ ईद होती है, सेकंड डे मेरी मदर की तरफ होती है, और सब जमा होते हैं।
तो Nice. उसमें गॉसिप्स भी होते हैं उसमें मज़ा भी आता है। नाराज़गियाँ वगैरह होती हैं कोई? सही से बताइएगा ऑनेस्टली, किसी से इस ईद पे आप नाराज़ तो नहीं? मुझसे नाराज़ है, आपसे नाराज़? मुझसे नाराज़। कौन? और मेरी बड़ी प्यारी सिस्टर हैं। अच्छा, मैंने कहा शौहर का नाम लेने लगी। नहीं। मुझसे नाराज़ है, मैंने कहा मेरे बड़े प्यारे शौहर हैं। एक ही शोर है। नहीं नहीं, मेरी अच्छा। सिस्टर हैं, कराची में ही होती हैं। तो पता नहीं वो शी इज़ नॉट टॉकिंग विद मी फ्रॉम लास्ट मंथ। हाँ। और अभी कल भी मैंने कोशिश की है उनसे बात करने की। अभी ऑन एयर भी मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि ईद के दिन में भी साइमा बाजी प्लीज़ नाराज़ ना हो। मिल के बोल देते हैं, सिफारिश कर देते हैं। फर्क आप करते हैं, लोग करते बिल्कुल। फहीम के इस शो के तवज्जुह से हम कहते हैं भाई साइमा बाजी प्लीज़ नाराज़ ना हो, कहा सुना माफ़ करें, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस भी और खातून भी हैं, आप भी बोले यार। हाँ जी, मैं तो एक मशवरा देने वाला हूँ। देखें, छोटी ईद हो तो उसमें समियाँ वगैरह, मिठाई बंदा ले जाता है, गिफ्ट के फूल ले जाता है। बड़ी ईद में मैं तो कहता हूँ बकरा पैक करवा के ले जाएंगे। वो तो राइट बनता है ना रिलीजन। वो तो वैसे भी फैमिली का एक हक होता है, वो तो हम जी देते मान ही जाएं हैं। प्लीज़। फूलों से अच्छा तोहफा कोई नहीं होता, फूल ले जाएं उनके लिए और उन्हें कहे मान जाएं बस। जब उन्हें कहे कुछ नहीं बोलना, जफ्फी डाल लें, ख़त्म मामला। फ़हीम, मेरे ख्याल में मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं मिसकम्युनिकेशन की वजह से। अगर हम कम्युनिकेट करते रहें साथ साथ तो मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती ये भी है। है। ऑफ कोर्स एक ब्लड रिलेशन है, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपने सिबलिंग्स में, अपने पेरेंट्स में, अपने बच्चों के बारे में कुछ भी अगेंस्ट सोचें। हाँ, एटलीस्ट I मेरे दिल think, में तो कुछ भी ऐसा नहीं। जो ब्लड रिलेशन होता है, इसकी नाराज़गी का जो फंडामेंटल्स हैं वो ये है कि बात की जाए। एग्जैक्टली। ये है स्टार्ट Yes, कि yes. अगर मैं अपने किसी ब्लड रिलेटिव से नाराज़ हूँ तो इसका मतलब है कि बात की जाए। कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या बीच में कोई विलन रोल अदा कर रहा है, तो ये जो त्यौहार होते हैं इसके अंदर हम उस आइस को ब्रेक कर सकते हैं हाँ। कि हिम्मत नहीं होती नॉर्मल डेज में वैसे जाने ही। की। हमारे यहाँ बड़ा एक मसला ये है कि जो भी ब्लड रिलेशनशिप्स पे ही मैंने देखा और नाराज़गी पे भी मैंने देखा कि लोग या तो जब आखिरी वक्त गुजारे होते हैं उस वक्त माफ़ी मांग लेते हैं, या फिर हाँ, जो है जुमरे पे किसी जाती बीमारी दफा। से गुजरे होते हैं तो कहते हैं भाई हम पे शायद बुरा हाँ, वक्त जो आ मेरे पे गया। तो लाजमी मांग माफी लेते हैं, मांगते उसके हैं। बाद आके भूल भी जाते हैं कि हम क्यों ये माफी भी है। मांगे। वो भी send- दोबारा से वो स्टार्ट हो जाते हैं, वो जो हाँ, हाँ। प्रीवियस था वो दोबारा से जरा start हो गौर जाते हैं। करिएगा, वो आता है कि सेंड टू why ऑल they होता है wait? मैसेज। Send to वो all. माफी करो भाई, मैं भूल भूल जा जाते रहा हूँ, हैं सेंड कि टू ऑल। हमने ये किया था। इंतजार क्यों करते हैं कि कोई बीमारी आए, कोई बुरा वक्त आए तो ख्याल आए कि ओहो हमने कुछ गलत किया था तो माफ़ी मांगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। खून के रिश्तों में तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, कुछ हो तो हम आगे बढ़े। Exactly, तो exactly. ऐसी चीज़ है कि आपको फ़ौरन से ही मतलब आप 3 दिन के बाद तो कहते हैं कि जी मुसलमान ही नहीं, फिर आप काउंट करते हैं कि आप बात ना करें सगा भाई भाई से, और यहाँ पे महीनों सालों गुजर जाते हैं, लोग पूछते नहीं और हैं। उसका सही बात इम्पैक्ट है। आपके बच्चों पे भी आता है। बिल्कुल। मतलब एक तो हम हैं, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे बच्चे, उनके भी मेंटल में, उनके दिमाग में भी कुछ चीज़ें ऐसी आ सकती हैं कि जो कि नेगेटिव होती हैं, जो नहीं आनी चाहिए। एग्जैक्टली हम वक्फे से पहले भी ऐसी ही बात कर रहे थे कि हम जब आएंगे तो हम रिश्तों की अहमियत के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ये वो दिन होते हैं जब हम अपनों से मिलते हैं और अपनों के साथ वक्त गुजारने की कोशिश करते हैं। तो इसी हवाले से हम बात भी करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ज़रा क्या साइकी क्या होती है, क्यों लोग नाराज़ होते हैं और क्यों दूर होते चले जा रहे हैं, इस हवाले से मुझे बात करनी है। प्रोड्यूसर आ गया कान में, ब्रेक ब्रेक के ले बाद। लें। हाँ ठीक है, हो गई एक ब्रेक के बाद आप दोस्तों से दोबारा मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज ईद के हवाले से हमने एक खसूसी नशिस्त रखी हुई है अपने मेहमानों के साथ। और मेहमानों में हमारे साथ डॉक्टर वजाहत हैं, अरूज इफ्तिखार साहिबा हैं, शेफ़ समीन हैं और समन आबिद साहिबा हैं। वक्फे से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। देखें, एक वक्त था, मैंने अपने बचपन में ये वक्त देखा है कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वो पुरानी बात है, इतनी पुरानी बात नहीं है। ये जो 70s तक 60s, ये कोई हाँ। लेट 90s की बात कर अच्छा, रहा हूँ। लेट 90s। Late 90s। हाँ जी सही। हाँ 1890s। चलो, अब ठीक है। मुझे तो याद है 92 में जब मैं पैदा हुआ था। अच्छा,
पहले होता ये था कि गर्मियों की छुट्टियों में भी या वैसे भी कोई अगर मेहमान किसी दूसरे शहर में किसी के पास जाता था तो 15-15 दिन उन्हीं के पास ही बैठे थे, जाते भी नहीं थे, उधर ही बैठे हुए हैं। और जिसके यहाँ ठहर रहे हैं उनको भी कोई एतराज़ नहीं होता था, वो बड़े खुश होते थे। वो आपके जो है ना अब्बू के कज़न आए हुए हैं, जब वो जब अच्छा वो प्लान करके निकलते थे, पहले उधर जाना है, फिर उसके बाद दूसरे की तरफ जाना है, फिर तीसरे की सबसे मिलना मिलाना। फिर चलें शादी ब्याह के चक्कर में ही सही, जब कभी कोई इवेंट होता था तब भी कार्ड देने के लिए खुद जाना, मिलना, बैठना। अब हम ये देखते हैं कि ईद के मौके पे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने जगहों पे उधर ही होते हैं। व्हाट्सएप पे जनाब ईद मनाई जा रही है, एक जो सेंड टू ऑल वाली जो बात है वो करके हम किस तरफ जा रहे हैं? ये क्या हम रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं या रिश्तों की अहमियत को खोते जा रहे हैं? दरअसल अगर 20 साल पहले हम जाएं तो जो बच्चे हमने बड़े किए उस वक्त जो बच्चों का ब्रॉडअप हुआ है, हम लोग हो रहे थे, हम लोग जो इतने छोटे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो बच्चों को हमने बड़ा किया या हमें देख के वो बड़े हुए, ठीक है, उनके अंदर ये कंप्यूटर लाइफ और गैजेट लाइफ बहुत तेजी से आई। और उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है ना तो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ उसकी हैबिट्स में शामिल होती हैं, उसका कम्युनिकेशन उसकी हैबिट में शामिल होता है, वो बात करने में मज़ा महसूस करते हैं। ये जो पिछले 10 साल के जो बच्चे बड़े हुए हैं ना, ये बात करने में मज़ा महसूस नहीं करते, ये लोग बैठ के गप्पे मारने में मज़ा महसूस नहीं करते। आप तो मेरे बारे में बात करना शुरू हो। हाँ, मैं आपसे ज़रा से बड़े बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं, बड़े बच्चे ओके। हैबिट्स जो हैं वो चेंज हुई हैं। अब लोग बात होता क्या है कि हम 5 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, तो अगर हम 1 घंटे बैठ जाए ना तो लोगों के अंदर एंजाइटी बनने लगती है कि उनको मोबाइल देखना है या उनको अपनी पता नहीं कौन सी चीज़ फेसबुक पे अटकी हुई है वो देखनी है। वो चीज़ हमारे ओवरऑल जो है ना वो वायरल हो गई है, हमारी पर्सनैलिटीज़ के अंदर आ गई, जिसकी वजह से हम लोगों से बात करना ख़त्म कर दिया है। नफ्सियाती तौर पे हम पहले एक दूसरे की अच्छाई बुराई सुन लेते थे, हम एक दूसरे को जैसे यार तुम ये अच्छी पहने हो लेकिन ये चीज़ तुम अच्छी नहीं पहने, अच्छा फिर बताओ मैं कौन सी चीज़ पहनूं। पहले ये था, अभी ये हो गया कि हर कोई अब ईगोस्टिक होता जा रहा है, कोई अपने बारे में किसी से कोई उल्टी बात सुनना पसंद ही नहीं करता, छोटी सी बात पे लड़के बैठ जाता है। और जो कम्युनिकेशन है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक हो गया, वो सारे फेक झूठी चीज़ें ये करके तस्वीर ले ली, उससे हेलो कर लिया, तो हमारी सारी चीज़ें ड्रिफ्ट हो गई हैं वहाँ से, जहाँ से पहले एक चलता फिरता था अब मशीन में चला गया। नहीं किया कि असल चेहरे की जो तस्वीर ही नहीं लेते हम ऐसे करके, वो असल चेहरा तो पता नहीं किधर है, असल चेहरा देखने लायक नहीं होता बात नहीं, इसमें आपने चीजें ऐड नहीं की, जो फिल्टर्स आते हैं वो जो जनाब अब कान तो आ आप जाते किसी हैं, आप बिल्ली बन जाते कमर्शियल हैं। के लिए कोई ऑडिशन आता है तो कहते हैं भाई मूवी क्लिप भेजना बगैर किसी रेंडर के, बगैर वरना तो बड़ा धोखे खाए, बगैर किसी फिल्टर के। हाँ, ये बड़े एक धोखे बात खाए। मैं एडिशन करना चाहूँगी कि थोड़ा सा हदीस पे भी बात करें तो हदीस में भी ये है कि अल्लाह बहुत खुश होता है तो बेटी पैदा करता है, और ज़्यादा खुश होता है तो बारिश, और सबसे ज़्यादा खुश होता है तो मेहमान भेजता है। अगर लोग इस चीज़ पे ही कर लेना कि हदीस में आया है कि मेहमान अपने साथ कितनी बरकतें लेकर आते हैं और साथ में कितना ज़्यादा आपके घर में भी बरकतें आ जाती हैं जब मेहमान घर में, तो कि अल्लाह खुश होता है। तो आई थिंक वो जो चीज़ आप कह रहे हैं ना कि वो बैठना करना, इंसान दिल से फिर हर काम करता है, अगर सिर्फ ये चीज़ सोच ले कि कितनी बड़ी रहमत है अल्लाह की तरफ से, तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी मुंह बनाना चाहिए या सोचना चाहिए कि हाय ये क्यों आ गए, पूरा कैसे पड़ेगा, घर का खर्चा पूरा नहीं हो रहा तो मेहमानों का पूरा कैसे पड़ेगा। क्या होता है, हम पैसे बचाने के लिए किसी को खाना ना खिलाना पड़ जाए, इस वजह से लोग मुंह बनाते हैं, मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे तो इंडिया से बहुत मेहमानदारी होती थी मेरे घर पे, और मतलब मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, हमारे दुश्मन मुल्क का नाम ना लीजिए क्योंकि बेसिकली ददियाल मेरी जो है उनके काफ़ी वो हैं, तो आप बात कर रहे थे 15 डेज़ की, और मेरी मदर बताती हैं कि 6-6 महीने रुकते थे, और 6-6 महीने रुकते थे, वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर आते थे क्योंकि हम इतनी दूर से आ रहे हैं और हम इतनी मुश्किलात तय कर आ रहे हैं और ट्रेन के सफ़र से आ रहे हैं, तो 6 महीने में भी मुंह नहीं बनते थे किसी के। तो द थिंग इज़ कि जब जो चीज़ आप अपने, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर अपनी अम्मी से ये बात सुनी, तो अगर मेरे घर में कोई आके 1 महीना भी रहता है तो मैं नहीं मुंह बनाती, क्योंकि मेरी माँ ने कभी मुंह नहीं बनाया, मैं कैसे मुंह बना सकती हूँ। तो यू हैव टू डिलीवर द मॉरल वैल्यूज, आपको डिलीवर करनी पड़ती हैं ये चीज़ें। समन, आप कभी किसी अपने रिलेटिव के यहाँ रुकी हैं कोई 5-6 महीने? नहीं, 5-6 महीने तो कभी भी नहीं ज़्यादा हुआ, से ज़्यादा लेकिन अभी मैं आपको कुछ दिनों की भी बात हो तो हम प्रेफर करते हैं कि हम किसी होटल में स्टे कर लें, किसी पे बर्डन ना हो। जब से ये सेंस ऑफ बर्डन देना शुरू किया है, एहसास
ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि उनकी डेली लाइफ में भी हमारी वजह से डिस्टर्ब हो जाए, तो बेटर कि हम अफोर्ड कर सकते हैं तो वी विल स्टे एट होटल। हाँ, ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जहाँ जिनसे आप मिलना चाह रहे हैं उनका फ़र्ज़ करें 2 कमरों का घर है उनका, आप 4 लोग चले गए हैं वहाँ पे उनके वो घर कैसे पे, survive हाँ, ये उनके लिए चीज़ बहुत सर्वाइव matter करना। करती है। अब अगर उसको मतलब दूसरा इंसान जो है उसका भी तो कंफर्ट देखना चाहिए, हमें किसी के ऊपर मुसल्लत नहीं हो जाना चाहिए। मुसल्लत नहीं। और पहले ये होता था खुले खुले घर होते थे, एक कमाता था, सब खाते थे, मज़े से जनाब चीज़ें सब चल रही साथ होती सो थी। भी जाया करते थे, सारे सबके बच्चे एक वही मैं साथ आपसे लेट यही कहना गए। चाह रही थी कि अब की लाइफ बहुत मटेरियलिस्टिक लाइफ है। हम अपने लाइफ में ना स्पेस नहीं देना चाहते हैं, जो आप बात कर रहे हैं ना कि हमें ख्याल करना चाहिए। पहले भी वही 2 कमरों के मकान होते थे और ये दलान और बड़े बड़े जो होते थे, सब सोते थे, सब खेलते थे। जो हम अपने एंसेस्टर्स की बात कर रहे हैं, हम उस वक्त दिलों में जगहें बहुत थी, हम छोटी छोटी बातों को पिक नहीं करते थे, हम स्पेस देते थे। बड़े ने कुछ कह दिया जाने दो, छोटे ने कुछ कह दिया जाने दो, गले मिल लो, माएँ इंटरफेयर नहीं करती थी। बच्चे लड़ रहे हैं, अब लड़के देखें, पहले तो अब्बा आएंगे, फिर अम्मा आएंगी, फिर चाचा मामा ताया सब आएंगे। सो एक सोर्स लगाई जाएगी जी मेरे बच्चे को ये कर दिया तो ये हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा ना कर लिया, ऐसे कर लिए, हम उससे बाहर नहीं निकलते हैं ना निकलने देना चाहते हैं। तो हमें वो चीज़ें बॉर्डर लगने लगी, हमारे ना टॉलरेंस कम हो गई है और डिप्रेशन बढ़ गया है और मटेरियलिस्टिक लाइफ हो गई है। तो उन सब मुझे चीज़ों बड़ी के जोर से अंदर मजे की बात याद आ गई इनकी बात पे। जोर से नहीं आपने जो बात की, मुझे आपके- अपने पापा की बात याद आ गई कि जब गली में गलती कोई भी करता था हाँ, और मार अगर हमें पापा पड़ती से शिकायत कोई करती सबसे पहला थप्पड़ मुझे ही पड़ता था। हाँ। हाथ मिलाओ। डांट सबसे पहले हमें पड़नी है। आप दोनों बात सुनो। अबे 30 सेकंड से मैं रोक रहा हूँ और मुझे सारी पिक्चर याद आ गई। अच्छा, और बहुत ही आजकल खूबसूरत उल्टा हो टाइम गया था है। इस वक्त मुझे और याद एक आ दफा गया। मैंने माएँ अपने बच्चे को सेव करती है, दूसरे के बच्चे के ऊपर डाल बिल्कुल। देती है। मुझे तो याद पड़ता है कि जनाब। हमें तो हमेशा अगर हमारी अम्मी के सामने कोई बात होती थी तो हमें मना करते थे, हाँ। दूसरे के बच्चे को आंखें नहीं दिखाते थे। लेकिन एक ना, पॉइंट है, उल्टा। अगर उसमें आपका रिश्ते बच्चा बंधे ठीक हुए है थे, तो अब फिर रिश्ते क्यों थप्पड़ बंधे हुए मारना है नहीं उसे? हैं, इसीलिए। हाँ, सही मगर बात। मतलब वो वो तो भी सही बच्चा है। है आपका, मेरी शिकायत तो ये क्यों होती थी कि मारना है? बाहर से भी कुट खा के आए, घर आके भी कुटी खानी यार, तो ये अजीब ये ना बात अब सबसे पहले पापा से कोई शिकायत करता था तो पापा यूँ देखते थे और एक थप्पड़ वो हल्के से था, थक करे पड़ा और वो पड़ोसी के बच्चे को चलो तुम जाओ, और वो दोनों अब्बा पे बैठ के खड़े हो जाते थे और मगरिब के टाइम पे बैठ के बातें कर रहे हैं। हाँ दे, तो हमें क्या सीखने को मिलता था कि हम भी ना लड़े, हम अगले दिन उस बच्चे लड़के के साथ हम भी अरे क्रिकेट खेल किसी रहे होते साझी थे। और गलती से बराबर वाले घर में चला जाए तो वो वापस नहीं करते जी कि ये अब आ गया या कोई बिल आ गया गलती से, अब ये क्योंकि हमारे टॉलरेंस नहीं है। अभी तो ये हो गया है कि तुम मैं तो मिनिस्टर का बेटा हूँ हाँ। और मैं ये हूँ और मेरा अब्बा कारोबार करते, मतलब इतना ज्यादा वो अंडे वाले बर्गर बन गए हमने कि तो ना सब वो कुछ सिखा दिया है, हमने सब कुछ अपने बच्चे में डाल ना दिया है। वो बर्गर है ना वो बन कबाब है, बीच में अटक गए और वो ग्रूमिंग भी और नहीं वो हो रही हलक है। में भी अटक जाते हैं, ब्रेक हलक में अटकी हुई, मेरे एक ब्रेक लेके वापस आते हैं। आज छोड़ दे ब्रेक को यार, आज यार, आज सर्दी के बाद आप ब्रेक को छोड़ दे आज। एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, छोड़ दी ब्रेक। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। बैक आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज ईद के हवाले से खुसूसी नशरियात में 4 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और खुशकिस्मती से चारों आज दोस्तों की तरह बैठ के यहाँ पे इस तरह की गपशप कर रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इनसे बात करूँ, इनसे करूँ, इनसे करूँ या इनसे करूँ, मगर मुझे मज़ा बहुत आ रहा है आपस की बात है। तो इसी तरह हम कंटिन्यू रखेंगे। इसे समन आबिद साहिबा, देखें ईद के मौके पे जिस तरह सारे मतलब सब अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश करके तैयार होके मतलब ऐसे ही। रहते हैं, और तारीफ़ करने के हवाले से मुझे बताएं कि हम लोग इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? क्या आप खुल के तारीफ़ करती हैं या आप खामोश रहती हैं, या सिर्फ अपने किसी जानने वाले अपने दोस्त की या अपनी बहन की या बहन भाइयों की या किसी अपनों की तारीफ़ करती हैं, या वैसे भी आप तारीफ़ करती हैं? नहीं नहीं, मैं अप्रिशिएट करती हूँ और मुझे ये सबसे अच्छा लगता है अप्रिशिएट करना। बच्चे हों, फैमिली हो, चाहे कोई बुरा भी लग रहा हो, मैं फिर भी अप्रिशिएट कर देती हूँ। गलत ही हाँ, दिल खुश करने के लिए। दिल खुश करना और उसको ताकि एम्बैरस ना हो किसी चीज़ पे, इनसिक्योर ना हो, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छा बोलूँ, ठीक है, दिल ना ओके, टूट जाए। ठीक है। आप क्या करती हैं? देखिए, तारीफ हो या अप्रिसिएशन हो, आप दूसरे बंदे को कॉन्फिडेंस दे रहे होते हैं बेसिकली। जिसके बैक पे चीज़ होती है ना, वो कॉन्फिडेंस होता है। अगर मैं आपको अभी बैठे बैठे बोल दूं कि आपके शूज़ बहुत बुरे लग रहे हैं, आप एकदम थोड़े से
ये हो जाएंगे कि ओ माय गॉड मैं नहीं मैं चाहता हूँ कॉन्फिडेंस जो है ना मैं सबको दिखाऊंगा यार, ये देखें यार बुरे लग रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस जो है ना वो आपका हो जाता है। जनरल स्पीकिंग पे बात हो रही है तो मैं इसलिए देखिए कॉन्फिडेंस अगर किसी का भी आपको बूस्ट अप करना है तो डेफिनेटली आप उसकी तारीफ ज़रूर करें। और चाहे वो छोटा बच्चा हो, क्योंकि आजकल बच्चे ऐसे, मेरे अपने बच्चे हैं तो जब वो मैं उनको रोज़ाना जब नहला के कपड़े चेंज कराती हूँ तो वो स्ट्रेट जाते हैं अपनी दादी के पास दिखाने के लिए कि देखें हमने क्या पहना है। और जब बोलो कि वाह बहुत अच्छे लग रहे हो तो वो एकदम से उनके चेहरे के एक्सप्रेशन जो है वो बदल जाते हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो आई पर्सनली बिलीव कि आप चाहे आपको ना उसकी मुनासिब ना लग रही हो, लेकिन बच्चा हो या बड़ा हो आप उसको देख के स्माइल दें। स्माइल तारीफ कर देनी चाहिए। हाँ ठीक। बेसिकली आप क्या कहती हैं जी, आपने आपकी किसी मुखालिफ डिज़ाइनर के कपड़े पहने हुए हैं और वो आपको तो बिल्कुल अच्छे जहर लग रही हैं, तो आप क्या कहेंगे बहुत अच्छे लग रहे हैं? देखिए अगर वो बंदा वाकई में सिंसियर है, मैं उससे सिंसियर हूँ, तो मैं बाकी बताऊंगी कि अच्छा लगा या बुरा लगा। सिंपल, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन मेरे तो अपने भी कपड़े पहने हुए उस पर अच्छा ना लग रहा है, मुझे तो तब भी कहना पड़ता है कि यू आर लुकिंग सो नाइस। ओके फील्ड यस, आई कांट गिव एनी नेगेटिव कमेंट्स। लेकिन अगर कोई वाकई सिंसियर मुझसे चाहता है, मेरे किसी मशवरे को सुनना चाहते तो मैं उसको देती हूँ साइड पे ले जाके, नॉट हाँ इन साइड पब्लिक, पे बिल्कुल साइड नॉट इन द पब्लिक, या मैसेज कर दूंगी यार तुम थोड़ा सा ये कर लो, थोड़ा सा इसको सेट कर लो। दिस इज ऑल व्हाट आई डू बेसिकली। जैसे ये अगर किसी को मशवरा देते हैं तो आप अगर किसी को मशवरा देंगे यार देखो तुम ये जो ऐसे फजूल बात कर रहा था ना, खुदा का वास्ता ये ना किया कर, वो सारे बाद में ऐसे ऐसे देख रहे थे क्या बात कर दी, तो इस पे आपके ही खिलाफ अगर बातें शुरू हो जाएं या वो कहना शुरू कर दें यार आप मतलब अजीब समझाते रहते हैं यार मुझे हर वक्त, सही बात है। ठीक है बहुत ऐसी common बात। है, हाँ बहुत common। तो खैर बहरहाल तारीफ के हवाले से अब जज्बात का इजहार करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है रिश्तों के लिए। तो आप कभी कभी आपको नहीं समझ आ रहा होता कोई, या तो लाजमी होता है कि उसे बताना कि भी आप अच्छे नहीं लग रहे, या उस वक्त खामोश रहना बेहतर होता है, या तारीफ थोड़ा सा भी अच्छा हो तो उसे बिल्कुल बताना चाहिए किसी को? इस बारे में क्या समझते हैं? दो बातें। नंबर एक कि आप उसी की बुराई कर, अब तुम कुछ गलत पहनोगे मैं तुम्हें बोल दूंगा क्योंकि हमारी एक दोस्ती है बिल्कुल सही और ठीक ठाक तरीके से होने पे क्या पहन के आ गया यार ये फला फला, क्योंकि हमारा एक रिश्ता है दोस्ती का। लेकिन अगर कोई आप इतना दोस्त नहीं है, आपका रिश्ता इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप कह सकते हैं हाँ ठीक लग रहा है। लेकिन अगर आपका करीबी है तो हम उसको जो है वो ट्रू ओपिनियन देते हैं और देना भी चाहिए। तारीफ आप गैरों की ज़्यादा करते हैं, अपनों की ज़्यादा कम करते हैं, अपनों की ज़्यादा चीज़ों में खदोखाल निकाल देते हैं। ये भी एक मोहब्बत का अंदाज है शायद, ठीक? ओके, हाँ। दूसरी बात ये कि नफ्सियात में या डॉक्टरी में और वकालत में हमने ये बात सीखी है कि अनवांटेड मशवरा आप किसी को ना दें। जब तक आप मुझसे कुछ पूछेंगे नहीं, जब तक मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा, हालांकि मुझे पता होगा कि आपने 4 बातें गलत कही हैं। आप लगे हुए बातें किए जा रहे हैं। बाज़ औक़ात होता है लोग बैठे हुए होते हैं कि हम किसी कैफ़े में कॉफ़ी पी रहे हैं कुछ, तो अब मोटापे पे बात छिड़ गई और वो सारी बातें गलत कर रही है या कर रहा है कि इसलिए मोटा मैं बैठा हूँ, कि मैं नहीं कहता, कहता ठीक है बस लेट इट बी लाइक दैट। क्योंकि जब तक आपसे कोई मुखातिब होकर ना पूछे, आपको जब आपके मशवरे की अहमियत होनी चाहिए, और अहमियत जब होती है जब आपसे मशवरा मांगा जाए। ऐसा ही है। ये जब आपसे कोई पूछे कि हाँ बताओ क्या करें आप। बिल्कुल एक हमारे डायरेक्टर साहब हैं, वो पेट कम करने का तरीका बता रहे थे, वजन कम करने का। उन्होंने कोई 2 मिनट बताया, चुप करके सुनता रहा, फिर बाद में मैं मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा अपना पेट देखा आपने? ये पेट निकला हुआ है और आप बता रहे हैं कि वेट कम करने का तरीका। अच्छा आपको कह रहे थे? नहीं वो एक हमारे साथ मैं पेट ही देख रही थी, मैंने कहा फहीम तो हमारे 6 पैक्स मैन है यार। मेरी बात सुना, ब्रेक ले लूंगा, ऐसी बात ना खाने पीने में मैं 4 साल से देख रहा हूँ। एक जो बात है, तारीफ तो देखो ना, तारीफ ही तो करनी चाहिए। यस 4 साल से मैं देख रहा हूँ, ना इधर ना उधर, माशाल्लाह 4 साल से इस बिल्कुल एक ही कुर्सी पे बैठे हुए हैं। स्टैंडर्ड स्टेट। नहीं पहले इधर था सेट हमारा, इधर से आया था, अब मैं इधर आ गया, अब मैं एक दफा उधर गया तो इधर से इधर कर एक बाल ना गिरा है ना 1 kg वेट बढ़ा है माशाल्लाह से, अल्लाह से नजर नबज से बचाए। माशाल्लाह आप भी कहें ना। यस ओके, खाने में क्या पसंद है वजाहत? खाने में क्योंकि वेट कॉन्शियस है, थोड़ा बारबेक्यू टाइप चीज़ें पसंद है, और उसके बाद कभी कभी बहुत ज़्यादा देसी, आजकल तो देसी चल रहा है। पालक पनीर हो गया, मेथी टाइप हो गया, भिंडी हो गया, रोटी हो गई, साग टाइप की, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। ईद के दिनों में कोई नहीं सुनना चाह रहा कि आप सब्जी में क्या खाते हैं। ये बाकी बारबेक्यू बकरा भी बस कट रहा है, और बस आ जाओ तुम भी शाम को। नहीं सारे फिर उसकी बुट्टे कर देते हैं।
बड़ा थोड़ा थोड़ा चखने वाला हूँ। मैंने इरादा किया हुआ कि एक दिन तो कंट्रोल कर लिया, आज के दिन और कल का दिन भी बस किसी तरह जो है ना वो कम खा के ही गुजारा करना है मुझे। वैसे कभी खुद ज़िबा किया बकरा? नहीं, मेरा अपने ये हाथ से? इत्तेफाक नहीं हुआ। मैं दूर से देख लेता हूँ, आए थे पढ़ लेता हूँ, लेकिन भाई वगैरह का ज़्यादा इंटरेस्ट है। ओके, तो बस ये कि मेरा काम असिस्टेंसी का है, लेकिन करते सारे छोटे भाई। तो बकरा खरीदने गए कभी? नहीं, आज तक नहीं गया, आज तक नहीं जा सका। इत्तेफाक क्यों? बकरों की नफ्सियात समझ नहीं आई कभी? बकरों की तो आगे, बकरे बेचने वालों की नहीं आती। उनकी नहीं आई, अच्छा बस वो भाइयों का शौक है, तो मैं कहता हूँ चलो तुम लोग एंजॉय करो। सही सही सही। तो रूज साहिबा आप बताइए, जब गोश्त वगैरह बन रहा होता है, मर्द हजरात सारे बाहर इन कामों में बिजी होते हैं और ख़वातीन जो है वो किचन के और बाकी घर के मामलात देख रही होती हैं, तो आपका क्या रोल होता है उसमें? वो उन ख़वातीन में से तो नहीं है जो ना कुर्बानी के गोश्त को हाथ लगाती है, नहीं मैंने नहीं खाना, ले जाएं, या बकरा ज़िबा हुआ तो रोना शुरू हो गई, ऐसी भी होती हैं ख़वातीन? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। बल्कि सारे उसको सुपरवाइज करना, समेटवाना, बॉक्सेस बनवाना, भिजवाना, इतना बड़ा काम होता ये है। सारा काम खुद सारा करना काम होता है जो किचन अच्छा, का हमारी प्रॉपर काम फैमिली होता है। में बड़े मजे का आफ्टर काम ऑल कि होता है। हम घर किचन हमारा पहले फर्स्ट जॉब है, बाकी काम हमारा सेकंड उस पे आ जाता है, तो वो पहले हमें देखना होता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, वाह। अच्छा, हमारी की औरत फैमिली में ना ईद वाले दिन कोई लड़की कुक नहीं करती, सब मर्द हजरात कुकिंग करते हैं। आपके घर में? तो कुर्बानी की वो ज़िबा लड़कियां करती हैं, औरतें? नहीं, वो भी वो मर्द भी ही मर्द करते हैं। करते हैं और बनाते भी सारे मर्द। ये तो बना रहे हैं आप लोग, मैं बताऊं ये ज्यादती है। ये सब और लोग ये जो देखने और मर्द ये बना मिलके मर्द मिलके जो सब कुछ बना रहे हैं ना, ये खाना भी बना रहे हैं, गोश्त भी बना रहे हैं, ये सब बना रहे ये हैं। वीडियो देखनी पड़ेगी जाके। ये असूल है और काफी सालों से चलता आ रहा है ओके। कि ईद वाले दिन कोई लड़की या औरत नहीं खाना मर्दों के हुकूक के बारे में मैं और वजाहत हम इस रस्म का Protest बायकॉट करते हैं, protest करते हैं हम। प्रोटेस्ट करते हैं। आप बताइए जी, आप तो माशाल्लाह आपके तो हाथ में वैसी छुरी होती होगी हमेशा, तो आप तो कहते हैं हट जो परे पर मैं गोश्त कटांगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता? नहीं, वो कुर्बानी का ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता। हाँ, वो तो आता है गोश्त और उसको समेटना समाटना होता है। हाँ, बस ये कि कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा बता भी दूँ। एक तो ये कि कुर्बानी का गोश्त बहुत सारे लोगों को मिसकॉन्सेप्शन है कि ख़राब नहीं होता, क्योंकि कुर्बानियाँ गोश्त है ये ख़राब नहीं होता। तो कुर्बानियाँ गोश्त नॉर्मल गोश्त है, उसको वैसे ही ख्याल रखना है जैसे आपने नॉर्मल गोश्त का ख्याल रखना है, वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। कितने साल तक फ्रीज करके रख सकते हैं? कितने साल जस्ट अ कितने क्वेश्चन। साल नहीं, आप जस्ट मैक्सिमम जो टाइम है वो 6 मंथ्स का टाइम होता है। क्यों बता दिया इतना ज्यादा? नहीं, लेकिन मतलब आपको मोहर्रम तो आगे हलीम उससे बनवा मैं रहे हैं। आपको देखिए, आगे ये बताने है। लगी थी, आपने बीच में इंटरप्ट कर दिया। 6 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं फ्रीज। हाँ, उस वक्त जब आपका टेम्परेचर कंट्रोल्ड हो, फ्रीज़र का टेम्परेचर कंट्रोल्ड हो, यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर से हमारे यहाँ बहुत लाइटें जाती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, आप प्लीज़ उसको विद इन अ मंथ और 2 यूज़ कर लीजिए। ओके। ठीक है, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके फ्रीज़र कंट्रोल टेम्परेचर पे होते हैं और वो फ्रीज ही रहते हैं। तो वरना ये है कि 1 to 2 मंथ्स में आप उसको कंज्यूम कर लें, दैट्स मतलब ये बिल्कुल सही है आपकी सेहत इसके हिसाब से और उसके हिसाब से जो गोश्त वगैरह Great. होता है। अगर वो अपने एक खास जो उसका फ्रोजन पॉइंट है उससे नीचे आ जाए, मर मेल्ट हो जाता जाए, वो दोबारा हो जाए, तो उसमें टॉक्सिन्स भी पैदा हो सकते जी बैक्टीरिया बिल्कुल, पैदा हो जाता है। जनाब। इसीलिए प्यार से वही 1 महीने में गोश्त खत्म कर दिया। कहीं इस दफा गरीबों पे एक बांट शेख दो। साहब जो है ना, उनने बकरा ईद कुर्बान के बाद उन्हें ख्वाब में अपना बकरा नज़र आता है जन्नत में ना, वो देखते हैं सारे बकरे जो है ना वो जन्नत जिनकी कुर्बानी हुई है जन्नत में खेल रहे हैं, और ये इनका बकरा जो है ना वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, वो उठ भी नहीं रहा है। तो वो बड़ा परेशान होता है, तो वो बकरे के पास जाता है, कहता है तू क्यों नहीं खेल रहा? कहता है मेरे पाए अभी भी फ्रिज में पड़े हुए हैं तुम्हारे। कहते हैं, वो खाओ। खैर, ये मजाक की बात है और कुछ नहीं है, हंसने खेलने का एक मौका जो है हमने कहा जाने नहीं देना चाहिए, एक ब्रेक का मौका है, ये भी हमने नहीं जाने देना। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप दोस्तों से दोबारा मुलाकात करते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक दफ़ा फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और उसके साथ साथ ईद मुबारक भी कहते हैं। हम लोग हमारे साथ स्टूडियो में आज हमारे बड़े अजीज़ मेहमान मौजूद हैं जिनसे बड़ी मज़ेदार किस्म की गुफ्तगू जारी है। डेफिनेटली मज़ेदार खाने, मज़ेदार गुफ्तगू, आज यही तो चलेगा सारा कुछ। समन, आप ये बताइए कि अपनी ज़िंदगी में आप कौन सा दौर है जिसको आप मिस करती हैं? बचपन का बचपन का जो चाइल्डहुड था, टेंशन फ्री,
सिर्फ एक स्कूल की छोटी सी टेंशन होती थी, जो बट कितनी बड़ी लगती थी उस टाइम पे बड़ी कि लगती कब थी। स्कूल खत्म होगा, कॉलेज जाएंगे, कब कॉलेज खत्म होगा, प्रोफेशनल लाइफ शुरू होगी। अच्छा, मेरी प्रोफेशनल स्कूल लाइफ भी बहुत अच्छी थी और मेरी कॉलेज लाइफ भी बहुत अच्छी थी। आई मिस दैट लाइफ। कभी स्कूल गई हैं आपने दोबारा? सोचती हूँ लेकिन नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं गई? अभी तक नहीं। अच्छा, आप बताइए, आप कौन सी लाइफ मिस करती हैं? वो ये भी सोच रही थी कौन से मिस करती हूँ। आई थिंक टीनेज अच्छा, टीनेज। ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि बचपन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस थे घर में। दादी भी हयात थी, दादा भी हयात थे, अब्बू भी थे, तो वो तीनों का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। इस टाइम उठना है, इस टाइम खाना है, इस टाइम सोना है, इस टाइम पढ़ना, यू नो, बहुत ही वो मार्शल लॉ लाइफ लगा हुआ थी। था। हाँ, तो वो खुल के, जो कहते हैं ना बंदा खुल के नहीं जी पाता, वो वाली जो चीज़ थी वो टीन एज में हुई, जब थोड़े बड़े हुए और सबको कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ जी अब ये बड़े हो गए हैं, अब अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, अब ये है कि अच्छा बुरा हमने इनको सिखा दिया है, समझा दिया है। तो हाँ, वो लाइफ मैंने बहुत इन्जॉय की, और फिर उसके बाद शादी, और शादी के बाद की लाइफ एंजॉय कर रही हूँ माशाल्लाह। यानी कि आपने जिंदगी के सारे हिस्से गिनवा दिए। आप एंजॉय करें। वही मैं इसलिए पूछती कि मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या आप कौन सी, आप जिंदगी का कौन सा हिस्सा या कौन सा दौर जो है वो मिस करती हैं? मैं वो सारा टेन्योर मिस करती हूँ जिससे मेरे पेरेंट्स मेरे साथ, हाँ, जितना भी वो लाइफ था मेरी ज़िंदगी का, लाइक वो मैं 2013 तक का वो सारा मैं मिस करती हूँ। बस वो वक्त में शायद वापस भी नहीं ला सकती और उन यादों से मैं निकलना भी नहीं चाहती। तो देयर लाइक वो सबसे अमेजिंग मेरी ज़िंदगी का दौर था जब तक वो दोनों मेरे साथ थे। पता है ये बात शायद मैं उस तरह नहीं समझ सकता। अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को ज़िंदगी दे, मगर मुझे पता है कि, मुझे अंदाज़ा है कि माँ बाप वो आपके साथ अगर नहीं भी होते तब भी वो आपके साथ ही होते हैं एक स्पिरिट की शक्ल में। पता है वो पिलर्स होते हैं। फ़हीम माशाल्लाह यू आर ब्लेस्ड, यू आर हैव फ्रेंड्स माशाल्लाह सबके पास हैं, लाइक जो भी है, लेकिन अपने फ्रेंड्स को भी बताती हूँ ज़्यादा कि वो एक पिलर होता है। उनके साथ आप हंस लें, बोल लें, झगड़ लें, अच्छी बुरी बात उनके साथ कर लें, कुछ भी चाहे ज़िंदगी की कोई भी चीज़ चाहे शेयर करने, आपको टेंशन नहीं होती। आपके ऊपर कोई टेंशन, आपको पता है आपके पीछे टेंशन लेने। माशाल्लाह आई एम ब्लेस्ड, आई हैव अ गुड हस्बैंड एंड एवरीथिंग, ही इज़ टेकिंग केयर। लेकिन एक जो फैमिली होती है ना, जो रोल प्ले करता है, वो पेरेंट्स का बहुत बड़ा होता है। माँ बाप का मुतबादिल कोई नहीं हो शेल्टर सकता। लगता है कि एक शेल्टर, एक पिलर। हस्बैंड्स भी डेफिनेटली उस हद तक होते हैं, लेकिन वो एक अलग ही उनका आपका एक होता है कि भाई वो, बल्कि मेरे तो हस्बैंड भी लाइक ही इज़ लाइक उनकी बिल्कुल बेटा बना हुआ इस तरह से। तो वो ही ऑल्सो यूज्ड टू लाइक वी यूज्ड टू टॉक द सेम थिंग कि वो कितना मिस करते हैं मेरे पेरेंट्स एग्जैक्टली। को। जी वजाहत साहब, आप फरमाइए, आप तो किस दौर को मिस, आप तो ये शादी से पहले के वक्त को मिस करते होंगे। बेतहाशा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे टाइम, अभी ये बात कर रही थी ना, तो मैं सोच रहा था, हाँ। तो जो क्लिक किया ना वो बात वो है जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था और मेरे पास पैसे होते नहीं थे और मैं कोई भी ज़िद करता था अम्मी से, और अम्मी वो ज़िद रुला रुला के आगे पीछे करके कर देती थी। तो वो हम गुर्बत और अमीरियत के बीच में बस अम्मी की हाँ शामिल होती थी। एक बार मुझे जिम का दौरा पड़ा था, तो मैंने कहा मुझे जिम चाहिए, उन्होंने मुझे जिम के पैसे दिए। एक दो बार वो गाड़ी का मसला आया छोटी सी, तो वो टाइम बड़ा प्यारा था कि बस आपने सीधा जाके अपनी अम्मा से बात करनी है और अम्मा ने आपको वो चीज़ दे देनी है, बाकी लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं थी। पढ़ाई लिखाई की और फिर जाके अम्मी के पहलू में जाके बैठ गए। वो जो टाइम था ना फ़हीम, मेरी तो अम्मी हयात भी नहीं है, पिछले ईद पे थी, इस ईद पे नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें जवाब और बस अल्लाह ताला उनको ये जन्नत जो फिरदौस फीलिंग में आप दे। बता रहे हैं ना, ये फीलिंग एक टाइम के साथ आपको महसूस होती है कि ये महसूस होती थी है। क्या, बेशक क्या बेशक। चीज़ थी वो, और अब मतलब हर चीज़ ले सकते हैं हम, कुछ भी जाके अपनी जिद से ले सकते हैं, लेकिन वो जो आपकी टाइम था, जिंदगी का कोई भी मसला है, आपने मसला उनके सामने रखना है, एंड पे जाके जनाब ये मसला है, अब आप गए हैं, आपको उनका उधर से सिर्फ सॉल्यूशन ही मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है, ओके, कुछ ना वो कुछ भी करें, जैसे भी आप करें, बताएं भी ना तो पेरेंट्स आपकी आवाज़ से पहचान लेते हैं। आप छुपाना भी चाहिए ना कि नहीं बताना कोई चीज़, ये मसला है बताओ, आ जाओ फ़ौरन आ जाओ, अच्छा नहीं आ रही हो मैं आ रहा हूँ, लाइक दिस ना। तो वो पेरेंट्स का एक अलग ही वो होता था कि और फिर वो मसला सॉल्व, वो आ गए तो मसला ख़त्म, वो भूल बिल्कुल जाएंगे ऐसा मसला चाहिए। क्या था। आखिरी बात मैं करूंगा, बड़े जाते जाते बड़ी संजीदा सी जा रहे बात हैं, है। रुके ना यार। अच्छा रुक रहे हैं कि मैं अभी भी अम्मी के पास मतलब कब्रिस्तान पे जाके फातिहा भी पढ़ता हूँ और एक दिली तसल्ली होती है कि आप मुलाकात करके आ गए। ये सिलसिलों को भी नहीं तोड़ना चाहिए, ख़ासतौर पे लड़कों को, क्योंकि ये सिलसिले हैं, आप इसी तरह अपने दिल की तसल्ली ले सकते हैं। और
अच्छा टाइम वही है जब आपका मासूमाना टाइम होता है। अभी तो इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, समझ नहीं आता कहाँ सुकून है, कहाँ पे कोई चीज़ की अचीवमेंट ही पता नहीं चलती। आप अचीव भी कर रहे हैं फिर भी आपको एक कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। बिल्कुल सही, ऐसा ही है कुछ। और ये जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, इनको भी मैं बड़ा समझना शुरू हो गया। इनकी ये जो ब्रेक वाली जो रम्ज़ है ना, वो मुझे समझ में आ गई कि जब ये चाह रहे होते हैं कि ब्रेक जो है वो ले लें। ठीक है भाई, ओके, एक ब्रेक के बाद आप दोस्तों की खिदमत दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। ईद की इस खसूसी नशरियात में मैं फ़हीम अब्बास आप सबको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूँ। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, इनसे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू जारी है। और वक्फे से पहले हम इनसे बात कर रहे थे कि कौन से दौर को ये मिस करते हैं। डेफ़िनेटली आप सब भी, आप सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा वक्त होगा जो आपको बहुत पसंद होगा। तो एक कहावत है, कहते हैं कि माजी में देखना ज़रूर चाहिए मगर माजी में रह नहीं जाना चाहिए। तो माजी में हमें देखना चाहिए। आप एक अच्छा होता है अपना याद रखना, अपना आप सब कुछ, मगर जो हाल है, असल ज़िंदगी तो यही है, हाल में ही है। तो इसी को अच्छा हाल बनाना चाहिए। खैर जनाब, प्रोग्राम का वक्त जो है वो अभी अपने आखिरी लम्हात में है। तो मैं अपने मेहमानों से पूछना चाहूँगा कि वो इस ईद के हवाले से वो अपने सारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो शेफ़ समीन, आपसे मैं शुरू करूँगा। वो कैमरा है और वहीं वो सारे दोस्त हैं जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहती हैं प्लीज़? ईद के हवाले से नॉर्मल सारी बात यह है कि रिश्ते बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी औलाद को, अपने बच्चों को उनकी इम्पोर्टेंस समझाएं, ना कि हम ये समझाएं कि हमें खुशी वो खिलौना देकर मिलती है या वो टॉय देकर या बाहर खाना खिला के। हम उनको ये भी समझा सकते हैं कि तुम्हें खुशी तुम्हारी दादी से मिलकर भी मिल सकती है, उनसे स्टोरी सुनकर भी मिल सकती है। यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको समझाएं कि वो है क्या। तो ये चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये कि हर कोई जो है वो इज़्ज़त लेना ज़रूर जानता है पर इज़्ज़त देना नहीं जानता। अगर आप इज़्ज़त देंगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। ये हर किसी के लिए है, चाहे वो मज़दूर है, चाहे वो बस का ड्राइवर है, चाहे वो रक्शे वाला है, या चाहे वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है। आप इज़्ज़त देंगे तो डेफिनेटली आपको इज़्ज़त मिलेगी। एग्जैक्टली, हमें इज़्ज़त करनी चाहिए और इज़्ज़त देनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें तो फिर हमें तो लोगों की इज़्ज़त करनी पड़ेगी। रूज, आप क्या कहेंगे इस बारे में, एक पैगाम के बारे में ईद के हवाले से? ईद के हवाले से भी और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें। उनकी हर चीज़ को, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है, अगर आपको उनसे खिलाफ भी है ना, आजकल के जैसे बच्चों का बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि आर्गूमेंटेटिव बहुत ज़्यादा हो गए, तो आप करें लेकिन विद रिस्पेक्ट करें और उनकी बात को एक्नॉलेज करें क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आपसे कहीं ज़्यादा है। और उनकी इतनी केयर करें क्योंकि जब आज हम वो फील करते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स नहीं हैं और वो थे और वो क्या थे, तो वो फीलिंग्स कल को वो रिग्रेट्स हमारे बच्चे ना करें, जो हमें भी कहीं ना कहीं होता है कि हमने यार उस वक्त ये नहीं किया था, या ये बात मान लेते या ये बात इस तरह से कर लेते, वो खुश हो जाते। अपनी ज़ात से मैक्सिमम खुशी अपने पेरेंट्स को और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गेजेट्स छोड़ दें, प्लीज़ अपने पेरेंट्स को दें, उनके साथ बैठें, उनके साथ अच्छी चीज़ें सीखें। आज जैसे अभी ये बता रही थी कि आप दादी से कहानी सुने हैं, वो करें। आजकल के बच्चों के पास टाइम कहाँ है कि वो सुने, वो जाएं, वो बात करें। वो बात नहीं करते, उनके वो कहते हैं स्टोरी सुनिए हमारे पास है, हम इससे सुन लेंगे, हेडफोन लगा लेंगे, ये कर लेंगे। तो आप टाइम दें, अपना टाइम 1 घंटा 2 घंटा अपने पेरेंट्स या अपने बड़े जो भी आपके घर पे हैं उनसे, लेकिन अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा, क्योंकि फैमिली को वक्त दें, बहुत टाइम दें। सही सही सही। समन आबिद, आप क्या कहेंगी? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि इस ईद का जो पर्पस है वो है कुर्बानी। और जो चीज़ हमें, जो त्यौहार सिखाता है कि हमें कुर्बानी देनी चाहिए अपनी फैमिली के साथ साथ। वो लोग जो मुस्तहिक नहीं हैं, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो ख़रीद सकें, खुशियाँ ले सकें, तो अपने साथ साथ उनका भी ख्याल रखें, अपनी खुशियों में उन्हें शामिल करें, शरीक करें, उनका ख्याल रखें। चाहे वो आपके घर में मेड है, चाहे वो नेबर्स में
कोई ऐसे लोग हैं जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते मटेरियल फाइनेंशियली, तो उनका भी ख्याल रखें। सही। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने कुर्बानी अदा नहीं की है तो बिल्कुल दिल छोटा करने की कौन सी बात है। अल्लाह ताला अगले साल आपको इस काबिल बना देगा, हिम्मत देगा, आप एक नहीं आप 10 कुर्बानियाँ अदा कीजिएगा। और एटलीस्ट इन त्योहारों में शो ऑफ ना करें। हाँ, मैंने कैमल के साथ ले ली सेल्फी, हमारे पास 2 गायें हैं, मतलब ये आपका और अल्लाह का डायरेक्ट रिश्ता है। अगर मैंने कुर्बानी की तो वो मेरा और अल्लाह का मामला है, मैंने कितनी की क्या की, आई डोंट नीड टू शो ऑफ। ये चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करें, ये नेगेटिविटी है। फेसबुक पे आपने नहीं, मैंने कभी तस्वीर बकरे लगाई की आपने? किसी की तस्वीर नहीं बकरे लगाई, नेवर इन माय लाइफ। मैंने कहा भी पता चल जाएगा क्या हो रहा है। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो हमारे रिश्ते हैं इनको मोबाइल की कैद से बाहर निकालें और अमली तौर पे लोगों के घर जाएं, तोहफे तहफ़ लेके जाएं, गोश्त लेके जाना चाहे तो वो लेके जाएं, आपस में मिलें, बातचीत की आदत डालें और जो नाराज़गियाँ हैं वो ईज़ की तबस्सुत से उसको ख़त्म करें। अगर आप किसी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते तो बीच में किसी को डाल के, और ये 3 दिन के अंदर उन दोस्ती को, मोहब्बत को दोबारा लेके जाएं, क्योंकि ये टाइम बहुत तेज़ जा रहा है और ये टाइम पे वापस आए ना आए, कोई हमारे साथ हो ना हो, तो फिर हमारे पास पछतावा रह जाता है कि हमने उसके साथ ऐसी बात नहीं की। गो एंड जस्ट डू इट। ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सलामत रहें, और आप सारे दोस्तों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कल यौम आज़ादी, वो भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो एडवांस में। उस हवाले से हम कल एक खसूसी नशरियात का इंतज़ाम करेंगे। और आज की जो गुफ्तगू का हासिल है वो रिश्तों के हवाले से वो यही है कि हमें अपनों के साथ वक्त गुजारना चाहिए और इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि कोई नाराज़ तो नहीं है हमसे, किसी से कोई किसी किस्म की रंजिश तो नहीं है। क्योंकि मुझे याद है कि हमारे साथ एक दोस्त हमारा, वो पिछली दफ़ा ईद पे हमारे साथ था और इस दफ़ा नहीं है। मैं मुरीद अब्बास का जिक्र कर रहा हूँ। हमारा एक दोस्त हमारे साथ एक अब तक फैमिली का हिस्सा भी था और उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उसको भी अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और कोई पता नहीं है कि अगली ईदों पे हम हैं या जिनके साथ हम हैं उनमें से कोई हमारे साथ है कि नहीं है। तो इसलिए ज़रा सारा कुछ भुला के गले लगाएं लोगों को और वाकई सही तरह गले लगा के ईद मिलें और दिल से इस खुशी के दिन को मनाएं। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।